आज हम लोग इन्वायरोमेंटल केमिस्ट्री या इकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरमीडिएट स्तर का पढ़ने और सीखने का प्रयास करेंगे कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी क्या है। इस इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक हैं, फिर इकोसिस्टम की रचना और कार्य क्या है। सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। इकोसिस्टम की हम लोग सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक फंक्शनल इकाई जिसमें जैव समुदाय जैव समुदाय बायोटिक कम्युनिटी या कंपोनेंट्स अपने और जैव समुदाय एबायोटिक कंपोनेंट्स
के साथ पारस्परिक रूप से पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। संबंधित होते हैं। पारितंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। अर्थात इकोसिस्टम पारितंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि पारितंत्र पर्यावरण रसायन या इकोलॉजी के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स जैव घटक अपने आसपास पाए जाने वाले, अपने चारों तरफ पाए जाने वाले और जैव घटक के साथ पारस्परिक रूप से संबंधित होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अब हम ध्यान रखें कि इसके बाद हम बात करेंगे जो पारितंत्र है, इस पारितंत्र की रचित या पारितंत्र के बनावट पर हम लोग ध्यान देंगे। तो कहा गया कि पारितंत्र के जो प्रारूपिक पारितंत्र है, टिपिकल इकोसिस्टम है, अर्थात जिस पारितंत्र में अधिकांश घटक हैं, वही पारितंत्र की रचना पर यहां ध्यान दे रहे हैं। तो घटक उसको कहेंगे, कंपोनेंट्स उसको कहेंगे जिसके मिलने से किसी पारितंत्र का निर्माण हुआ है, उसको हम लोग उस पारितंत्र का घटक कहेंगे। मतलब घटक की परिभाषा होगी जिसके मिलने से किसी पारितंत्र
का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे उस पारितंत्र का घटक कहा जाता है, घटक कहा जाता है। मतलब जिसके मिलने से किसी पारितंत्र का निर्माण होता है, किसी इकोसिस्टम का निर्माण होता है, उसे उस पारितंत्र का घटक कहा जाता है। अब किसी पारितंत्र का निर्माण किसके मिलने से होता है? और जैव का मतलब निर्जीव, निर्जीव के मिलने से होगा, तो उसे उस पारितंत्र का अजैव घटक कहेंगे। और जब जीवों के मिलने से किसी पारितंत्र का निर्माण होगा, उसको हम लोग कहेंगे जैव घटक। अब पारितंत्र का जो अजैव घटक है, यह अजैव घटक में एक में जलवायवीय घटक और दूसरा में रासायनिक घटक आता है। जलवायु संबंधी घटक को हम लोग किसी पारितंत्र का जलवायवीय घटक कहते हैं। फिर इस जलवायवीय घटक में वायु, प्रकाश, ताप तथा ऊष्मा, मिट्टी, जल, आंधी तूफान, वर्षा, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आग जैसे घटक शामिल होते हैं। और ये जलवायु संबंधी घटक भी किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस इकोसिस्टम के जीवों पर अपना प्रभाव डालता है। अगर इस जलवायु संबंधी घटक में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है, तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जिसमें उस इकोसिस्टम के सदस्यों की मृत्यु होती है, जैसा कि आप आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी इत्यादि में देख और जान चुके हैं। फिर इसका एक दूसरा घटक है रासायनिक घटक, और यह रासायनिक पदार्थों के मिलने से बना होता है। और इस रासायनिक घटक में
एलिमेंटल कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पहला जो 5 सदस्य है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। मतलब इसी सदस्यों के मिलने से इस धरती के अधिकांश जीवों के शरीर का निर्माण होता है। इसी के मिलने से इस धरती के अधिकांश जीवों के शरीर का निर्माण होता है। इसी कंपोनेंट्स को, इसी घटक को फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है और इसे अकार्बनिक घटक से, मतलब तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया से अकार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। फिर इसी अकार्बनिक यौगिकों के प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, केंद्रक अम्ल, खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्वों का निर्माण होता है। अर्थात यह क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स और रासायनिक कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स, यह प्रभावित करता है, हमारे जैव घटक पर प्रभाव डालता है और जैव घटक के बीच एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित हो जाता है। इस अजैव घटक की कम या अधिक मात्रा जीवों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इसलिए किसी इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके अजैव घटक का एक निश्चित मात्रा में होना बहुत अच्छा होता है। अब हम देखते हैं कि जो जैव घटक है इसका सबसे पहला घटक उत्पादक है और शेष घटक को उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक किसी इकोसिस्टम के जैव घटक का सबसे पहला घटक है जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके सोलर एनर्जी का रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में करता है और यह रासायनिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, पोषक तत्व इत्यादि के रूप में संचित रहता है। सभी हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। अब इस इकोसिस्टम के जैव घटक उत्पादक पर आश्रित रहने वाले सदस्य को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु है, उपभोक्ता में
शाकाहारी जंतु हैं। और जैसे हिरण, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तालाब में पाया जाने वाला कीट, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं, अर्थात शाकाहारी जंतु हैं। इस प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? पोषी स्तर 2, अर्थात पोषण की दृष्टि से हरे पौधे का स्थान पहले स्थान पर आता है, इसलिए हरे पौधे या उत्पादक को पोषी स्तर 1 का सदस्य माना जाता है। शाकाहारी जंतु जो हरे पौधे को खा करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, उसको पोषी स्तर 2 कहा जाता है, क्योंकि इकोसिस्टम में पोषण की दृष्टि से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जंतु का दूसरा स्थान है। इस शाकाहारी जंतु को खाने वाले जो मांसाहारी प्रथम हैं, उसको द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं इसमें कुत्ता है, लोमड़ी है या मेढक है, बहुत से सदस्य हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के सदस्य को खाने वाला तृतीयक उपभोक्ता यह द्वितीयक मांसाहारी जंतु होता है, जिसको कार्निवोरस 2 या पोषी स्तर 4 का सदस्य माना जाता है। तृतीयक उपभोक्ता को खाने वाला सदस्य को चतुर्थ उपभोक्ता कहा जाता है, और यह ट्रॉपिक लेवल पोषी स्तर 5 का सदस्य होता है। और जो इकोसिस्टम में उपभोक्ता की दृष्टि से सबसे ऊपर है, वह अन्य को तो खा सकता है, लेकिन उस इकोसिस्टम में उसको खाने वाला कोई और सदस्य उपलब्ध नहीं है, उसको हम लोग चरम उपभोक्ता कहते हैं। और मांसाहारी चतुर्थ होता है, यह पोषी स्तर 6 का सदस्य होता है। तब इसके बाद बात करते हैं क्या कि इन सभी जीवों की, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी की किसी न किसी समय मृत्यु होती है। मरने के बाद उसके शरीर को सड़ा गला करके यहाँ पर जो हमारा बैक्टीरिया का सदस्य है, जीवाणु का सदस्य है या फंगस का सदस्य है, वह भोजन प्राप्त करता है, उसको डीकम्पोजर या अपघटक की श्रेणी में रखा गया है। कुछ वैज्ञानिकों जैसे क्लार्क के अनुसार इस अपघटक से भी भोजन प्राप्त करने वाला इकोसिस्टम में सदस्य है, जिसको ट्रांसफार्मर परिवर्तक कहते हैं। और यही ट्रांसफार्मर उसके शरीर को तोड़ करके प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से अलग करके तत्वों में बदल देता है, और अजैव घटक मिट्टी में, वायु में, पानी में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह एक परस्पर संबंध स्थापित है, एक तंत्र, एक सिस्टम के रूप में यह है। जब से धरती बनी है और जब से इस धरती पर जीवन रहेगा, यह सिस्टम चलता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इकोसिस्टम का
सबसे पहला कार्य है कि ऊर्जा का हस्तांतरण करना इकोसिस्टम के जीवों के बीच शाकाहारी से भिन्न भिन्न मांसाहारी या विभिन्न पोषी स्तर के सदस्यों के बीच ऊर्जा के हस्तांतरण का काम इकोसिस्टम का है। जैसा कि लिंडेमान ने ऊर्जा के 10% के नियम में बताया कि ऊर्जा का हस्तांतरण पोषी स्तर प्रथम के सदस्यों से अन्य पोषी स्तर के सदस्यों में होता है और इसकी मात्रा केवल 10% होती है, अर्थात प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का 90% भाग नष्ट हो जाता है। दूसरा इसके कार्य पर ध्यान दें। दूसरा कार्य है पारितंत्र में किसी जाति के सदस्यों की संख्या इसी इकोसिस्टम के कारण यह ऊर्जा के खाने पीने के कारण स्थिर बनी रहती है। मतलब मांसाहारी जंतु शाकाहारी को खा करके उसके सदस्यों की संख्या को स्थिर रखता है, प्रथम उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खा करके उसके सदस्यों की संख्या को स्थिर बनाए रखता है। इकोसिस्टम के द्वारा ही जीवों के बीच भू-जैव रासायनिक चक्र के द्वारा, बायोजियोकेमिकल साइकिल के द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि का आवागमन सुचारू रूप से होता रहता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान है।